नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HSSC ग्रुप डी की हिस्ट्री की क्लासेस में। तो इसमें आज हम करने वाले हैं गुप्तकाल। गुप्तकाल आज की क्लास करने के बाद हमारा प्राचीन इतिहास जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। प्राचीन इतिहास हम कर चुके हैं और आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें हम मध्यकालीन इतिहास की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ का आपको पता ही है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना और इसके क्वेश्चंस भी हम रेडी कर रहे हैं साथ के साथ आपको कराने के लिए। तो जैसे ही ये सारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको क्वेश्चन भी करा दिए जाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो आज क्या हो जाएगा, आज किसके बारे में पढ़ेंगे हम? तो गुप्त काल के बारे में पढ़ रहे होंगे। होंगे किसके? गुप्त काल। ठीक है, गुप्त साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य जो चल रहा था पीछे इतिहास में, कुषाण साम्राज्य चलता रहा आ रहा था के विघटन के पश्चात जिस विकेंद्रीय सत्ता का उदय हुआ हुआ जिस विकेंद्रीय सत्ता का उदय हुआ वो कौन सी थी? वो गुप्त साम्राज्य था। यह कब तक? यह चतुर्थ शताब्दी यानी कि फोर्थ सेंचुरी। कहाँ तक? हमारा फोर्थ सेंचुरी तक ये हमारा चलता रहा। फोर्थ सेंचुरी के प्रारंभ तक चला। फाउंडर कौन हो जाएंगे इसके? संस्थापक तो श्रीगुप्त हो जाएंगे। कब से ये इनका टाइम पीरियड क्या रहेगा? तो इनका टाइम पीरियड 240 से 280। अब ऐसे याद रखना है कि 40 का दूना कर दो तो क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, अब आ जाते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो प्रभावती गुप्ता प्रभावती गुप्त के पुणे स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के आदिराज के रूप में किया गया है। तो क्या है? अब इसको ऐसे याद करिए, ताम्र अभिलेख किसका हो जाएगा, किससे रिलेटेड है? तो श्रीगुप्त से रिलेटेड है, गुप्त वंश से। ठीक है, क्या किस चीज के बारे में बताया गया है उसमें? क्या श्रीगुप्त को आदिराज बताया गया है। और ये किसका शिलालेख है? इसको जारी किसने किया था? तो प्रभावती गुप्त ने इसको जारी किया था। किसने? प्रभावती गुप्त ने इसको जारी किया था। ये हमारा ताम्रपत्र अभिलेख जो हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता ही है कि अभिलेख अशोक के टाइम से ही स्टार्ट हो गए थे, वो उनको ही फादर माना जाता है। अब उपाधि क्या आ जाएगी किसकी भैया? श्रीगुप्त की उपाधि क्या आ जाएगी? तो उसकी क्या आ जाएगी? महाराज आ जाएगी। क्या हो जाएगी? महाराज बोल दिया गया। इसने क्या टाइटल लिया? तो इसने महाराज लिया। इत्सिंग के अनुसार इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसके लिए 24 गांव दान में दिए गए थे। इत्सिंग हो जाएंगे इतिहासकार। उन्होंने क्या बताया था कि इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसके लिए इसने 24 गांव दान में दिए थे। अब आ जाते हैं घटोत्कच पर। घटोत्कच अब जब 280 में वो चला गया उसके बाद आता है 280 एडी से 319 एडी तक ये चलते हैं। ठीक, बस इनका यही याद रखना है घटोत्कच के बारे में। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम, इनके बारे में याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। 319 एडी से 334, ये कभी कभी 335 भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, अगर आपसे खाली फाउंडर पूछा जाएगा तो आप श्रीगुप्त बताएंगे, और अगर पूछा जाएगा कि वास्तविक संस्थापक कौन थे तो वो चंद्रगुप्त प्रथम आप बताएंगे। ठीक है, गुप्ता एम्पायर का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। तो जैसे उन्होंने किसकी वो धारण की थी उपाधि? तो श्रीगुप्त ने महाराज की थी। उसी तरीके से जो हमारे चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे, इन्होंने किसकी उपाधि धारण कर ली? तो इन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण कर ली थी। और क्या चलाया इन्होंने? गुप्त संवत चलाया। कब से? 319 एडी से लेके 320 एडी तक। ठीक, विवाह इन्होंने शादी कहाँ पर की? तो लिच्छवी राजकुमारी हो जाएंगी कुमार देवी से विवाह किया। अब ये जो क्वेश्चन है ना, कुमार देवी, ये एसएससी जीडी में पूछा गया है, इसी वाले एग्जाम में जो 2026 वाले थे, इन्हीं में पूछा गया था कि जो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी उनका असली नाम क्या था। ये तो सबको पता होता है मोस्टली को कि हाँ भाई लिच्छवी राजकुमारी थी। कुमार देवी उनका नाम पूछ लिया गया। ठीक, विवाह से वैशाली क्षेत्र जो था वो चंद्रगुप्त के अधिकार में आ गया। तो कहने का मतलब है कि कुमार देवी से शादी करने के बाद क्या हुआ? जो वैशाली थी, वैशाली का क्षेत्र था, वो चंद्रगुप्त को दहेज में मिल गया। ठीक, गुप्तों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। तो सोने गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो कौन हो जाएंगे हमारे? वो चंद्रगुप्त प्रथम ही हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम समुद्रगुप्त पर। किस पर आ जाते हैं? समुद्रगुप्त पर। 335
एडी से लेके 375 एडी तक ये रहे, या 380 भी कहीं कहीं मिल जाता है, इसे याद रखने की आपको जितनी खास जरूरत है नहीं। इन्होंने इन्होंने उपाधि कौन कौन सी ली? पर पराक्रमांक की उपाधि ली, अप्रीतिरथ की उपाधि ली, और व्याघ्र पराक्रम की उपाधि ली। किस किस की कौन थी? इनकी तीन ये उपाधियां हो जाएंगी। पराक्रमांक पराक्रमांक हो जाएंगी, और अप्रीतिरथ हो जाएंगी, व्याघ्र पराक्रम हो जाएंगी, इनकी तीन उपाधियां। ठीक है। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। तो सर्वाधिक विस्तार किसके समय? ये जो की पॉइंट है ना, जो पहले पहले चीजें हो रही हैं, अब देखो सबसे ज्यादा विस्तार किसके टाइम पर हुआ? तो समुद्रगुप्त के टाइम पर हुआ। ठीक है, तो ये कहाँ पर आ जाएगा? ये भारत के, इनको फिर क्या बोला गया जब इन्होंने विस्तार किया? जैसे नेपोलियन था, तो नेपोलियन से इनका कंपेयर किया गया, क्या बोला गया इन्हें? भारत का नेपोलियन इनको बोला गया, समुद्रगुप्त को। किसने कहा था इन्हें? जो भारत का नेपोलियन था वो किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। इनकी कौन सी बुक हो जाएगी विंसेंट स्मिथ की? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जो ये इतिहासकार विंसेंट स्मिथ हैं, इन्होंने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक लिखी, जिसमें इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला। इनके दरबारी कवि कौन हो जाएंगे? हरिसेन हो जाएंगे। हरिसेन को हम किसके लिए जानते हैं? महत्वपूर्ण चीज जो है हरिसेन के बारे में, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना करवाई थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। किसकी? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना करवाई थी। ठीक। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? वीणा बजाते हुए। अब आ जाते हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चंद्रगुप्त सेकंड 375 एडी से 415, या कभी कभी 380 से 414 भी दे दिया जाता है। ठीक है। उपाधियां क्या हो जाएंगी इसकी? विक्रमांक हो जाएंगी, विक्रमादित्य हो जाएंगी, परम भागवत हो जाएंगी। ये किसकी हैं? चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधियां हो जाएंगी। चंद्रगुप्त फर्स्ट की क्या हो जाएगी? महाराज अधिराज। ठीक है। अदर नेम क्या हो जाएंगे इसके? देवगुप्त हो जाएगा, देवराज हो जाएगा, और देवश्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवश्री हो जाएगा। गढ़वा अभिलेख में चंद्रगुप्त सेकंड को परम भागवत कहा गया है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक हो जाएगा। बस यही याद रख लेना कि परम भागवत उपाधि किसकी थी? किसकी हो जाएगी? ये चंद्रगुप्त सेकंड की हो जाएगी। चंद्रगुप्त सेकंड का जो इनका टाइम पीरियड था, वो साहित्य एवं कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किसका स्वर्ण युग? काल और साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल को, जब से जब तक ये रहे थे, 375 से 415 एडी तक के समय को। आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने सर्वप्रथम रजत मुद्रा यानी कि सिल्वर कॉइन्स का प्रचलन किया था। सिल्वर कॉइन जो चलाए थे वो सबसे पहले किसने? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने। और चंद्रगुप्त सेकंड के ही टाइम पर आया था चीनी यात्री फहियान आया था। कब? 399 से। कब आया था ये? आया तो 399 था, और कब तक रहा था? तो 414 तक ये रहा था। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। अब चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने नवरत्न रखे हुए थे। उनके दरबार में कौन थे? तो नवरत्न हो जाएंगे। ठीक है। नवरत्न के नाम क्या क्या हो जाएंगे? इनके नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, तो देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? छपनक। ये किससे हो जाएंगे छपनक? तो ये ज्योतिषी। ये किस चीज से रिलेटेड थे? तो ये हो जाएंगे किससे? ज्योतिषी से हो जाएंगे। किससे? ज्योतिषी। भाई गंदा चल रहा है पेन, नहीं लिखा जाएगा इससे। तो किससे हो जाएंगे? ज्योतिषी। आप ओरली मैं बताता हूँ आपको, ओरली आप ध्यान रखना। ठीक है। ज्योतिषी और भिक्षु से रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है। फिर आ जाते हैं अमर सिंह। ये संस्कृत के कोशकार थे। कौन थे? कोशकार हो जाएंगे संस्कृत के। ठीक है। उसके बाद कौन आ जाते हैं? बेताल भट्ट। बेताल भट्ट किस चीज से रिलेटेड थे? तो ये जादूगर जादूगर थे और नीति शास्त्री थे। ठीक है। धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। यह क्या हो जाएंगे? चिकित्सक हो जाएंगे, और चिकित्सक हो जाएंगे। वराहमीर कौन थे? तो वराहमीर को किस चीज की अच्छी नॉलेज थी? तो ये खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हो जाएंगे। ठीक है। और शंकु वास्तुकार एवं शिल्पकार हो जाएंगे। कालिदास। कालिदास का आपको पता ही है, संस्कृति के महान कवि और नाटककार हो जाएंगे, जिन्होंने कौन सी रचना? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत जैसे नाटकों को लिखा है। और क्या हो जाएंगे हमारे? वरुचि हो जाएंगे। वरुचि किससे थे? तो व्याकरणविद थे, उनसे रिलेटेड थे, व्याकरण से। और घट घट
घटपर्क, घटपर्क किससे हो जाएंगे? तो ये किससे हो जाएंगे? एक से कूटनीति और कवि हो जाएंगे। ठीक, अब आ जाते हैं आगे, देख लेते हैं फिर इसके बाद कौन आ जाएगा। तो कुमारगुप्त आ जाएगा। कुमारगुप्त, कुमारगुप्त 415 एडी से 455 एडी तक हो जाएंगे, कभी कभी 454 एडी भी देते हैं। उपाधियां क्या ली इसने भी? महेंद्र आदित्य की उपाधि ली। विवाह किससे किया? तो अनंत देवी से इन्होंने विवाह कर लिया। कुमारगुप्त की मुद्राओं में गरुड़ के स्थान पर, तो गुप्त साम्राज्य का जो चिन्ह था वो गरुड़ था, उसके स्थान पर मयूर आकृति अंकित पाई गई है, यानी कि मयूर आकृति छपी हुई पाई गई है। कुमारगुप्त के समय पर ही नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कहाँ पढ़ती थी? तो बिहार में पढ़ती थी, उसकी स्थापना किसने? कुमारगुप्त ने करवाई, जिसको महायान बौद्ध धर्म, ऑक्सफोर्ड और बौद्ध धर्म बोला जाता है, और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से रिलेटेड थी। ठीक है, अब आ जाते हैं स्कंदगुप्त पर। स्कंदगुप्त देख लेंगे अब, 455 से 467 एडी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या था? ये गुप्ता एम्पायर का अंतिम महान शासक था। कैपिटल क्या रखी इसने? कैपिटल अपनी अयोध्या रखी। हुनों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना है। तो पूछ लिया जाता है, हुनों ने गुप्त काल के किस शासक के समय पर गुप्त काल पर अटैक किया था? तो कौन हो जाएंगे? वो हमारे स्कंदगुप्त हो जाएंगे। और अंतिम शासक कौन हो जाएगा? अंतिम शासक भानुगुप्त हो जाएंगे। इसमें कुछ विविध वो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्हें देख लेते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र क्या था? उज्जैन था। गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख, जो गुप्त साम्राज्य, गुप्त राजाओं के स्वर्ण मुद्राएं थी, उन्हें अभिलेखों में किस नाम से कहा गया है? उन्हें दिनार के नाम से बोला गया है। गुप्त काल में वैश्यवृत्ति करने वाली महिलाओं को किसके? गणिका। जो वैश्य महिलाएं होती थी उनको क्या बोला जाता था? गणिका बोला जाता था। और सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण भी भानुगुप्त, जो भानुगुप्त है, सर्वप्रथम सती का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से होता है। तो एरन अभिलेख का निर्माण किसने? भानुगुप्त ने करवाया। उससे किस चीज का हमें पॉइंट मिलता है? तो सती प्रथा के सबसे सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। अब आ जाते हैं हम गुप्तोत्तर काल पर। थानेश्वर या पशुभूति वंश, या इसको क्या बोल दिया जाता है? इसे वर्धन वंश भी बोल दिया जाता है। जिसके फाउंडर कौन थे? तो पुष्यभूति थे। ये बाणभट्ट के हर्षचरित में वर्धन वंश का फाउंडर पुष्यभूति को बताया गया है। ठीक है, तो ये बाणभट्ट द्वारा जो रचित थी एक हर्षचरित्र की पुस्तक थी, तो उसमें क्या वर्धन वंश जो था, ये थानेश्वर या पुष्यभूति वंश भी जिसको बोल देते हैं, इसमें इसका फाउंडर पुष्यभूति को बताया गया है। ठीक है, पुष्यभूति पुष्पभूतियों को वैश्य अथवा क्षत्रिय जाति का माना जाता है। किस जाति से रिलेटेड थे पुष्पभूति? तो ये किससे थे? वैश्य या क्षत्रिय जाति से रिलेटेड थे। कैपिटल क्या रखी इन्होंने अपनी? थानेश्वर इन्होंने अपनी कैपिटल रखी। इसमें कौन आ जाएंगे फिर? प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश के शक्ति एवं प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। जो वर्धन वंश की स्थापना तो होगी, लेकिन उसको शक्ति देने का और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य किसने किया? तो प्रभाकर वर्धन ने किया, जिसे जब इन्होंने इसकी शक्ति और प्रतिष्ठा दिया तो उसी का संस्थापक इन्हें बोल दिया गया। महाराज अधिराज एवं परम भट्टारक की उपाधि धारण की। ठीक है, किसकी? महाराज अधिराज और परम भट्टारक की इन्होंने उपाधि धारण की। हर्षचरित्र में प्रभाकर वर्धन को हून हरिणी केसरी कहा गया है। क्या? हून हरिण केसरी कहा गया है। प्रभाकर वर्धन जो थे, इनकी 3 संतानें थी। पुत्री कौन हो जाएगी इनकी? राजश्री। पुत्र कौन हो जाएंगे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, अब क्या आ जाता है? अब गद्दी पर बैठ जाते हैं राज्यवर्धन। इनका टाइम पीरियड आपको याद रखने की इतनी कुछ वो है नहीं। ठीक है, हर्षचरित्र के अनुसार प्रभाकर वर्धन के जीवन के अंतिम चरण में हूनों ने उसके राज्य की सीमाओं पर आक्रमण किया। तो राज्यवर्धन जो था, जो प्रभाकर वर्धन था, उसका जब वो अपने लास्ट टाइम की ओर या अपनी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा था, तो हूनों ने उसके राज्यों पर अटैक करना चालू कर दिया और उनकी सीमाओं पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। राज्यवर्धन का कोई बहनोई गृहवर्मन राजश्री के पति, जो इसके पति थे, उसकी हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी थी। तो इसमें एक कहानी आती है कि ये जो राजवर्धन थे ना, इनकी बहन थी राजश्री, उसके पति की जो है हत्या गृहवर्मन की किसने कर दी थी? ये देवगुप्त ने कर दी थी। ठीक है, अब क्या होता है? ये जाता है राज्यवर्धन और
राज्यवर्धन क्या करता है, देवगुप्त की हत्या कर देता है। अब देवगुप्त जो था, उसका एक दोस्त था गौड़ नरेश, गौड़ प्रदेश जो था उसका नरेश शशांक। अब जब शशांक को पता चलता है तो शशांक किसकी, राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। ठीक है, ये राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। ठीक, उसके बाद कौन आ जाता है, उसके बाद आ जाता है हर्षवर्धन गद्दी पर। उस टाइम बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो राज्यवर्धन, राजश्री के पति की हत्या मालवा शासक देवगुप्त ने कर दी। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। गौड़ प्रदेश जो थे उसके नरेश थे शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी, और शशांक ने ही बोधि वृक्ष को कटवाया था। जो बोधि वृक्ष था उसको किसने कटवाया था, उसने उसे शशांक ने कटवाया था। उसके बाद कौन आ जाते हैं, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का आप टाइम पीरियड याद रखेंगे, 606 से 647 एडी हो जाएगा। फादर कौन थे इनके, प्रभाकर वर्धन। मदर कौन थी, तो यशोमती थी। ब्रोदर राज्यवर्धन थे, अभी मैंने बताया। जो सिस्टर थी वो राज्यश्री थी। विवाह कन्नौज के मौखरी शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था, जिनकी हत्या किसने कर दी थी, किसने कर दी थी, ये यहाँ बताया गया है, जिसकी मेरा नाम भूल गया यार मैं अभी, देवगुप्त ने कर दी थी जिसकी हत्या, गृहवर्मन की। ठीक है, उपनाम क्या हो जाएगा, शिलादित्य हो जाएगा। हर्षवर्धन स्वयं को महाराज के स्थान पर कुमार कहता था। क्या कहता था वो, हर्षवर्धन जो था वो खुद को महाराज नहीं बताता था, वो कुमार बताता था। ठीक है, सिंह सनरोहिन सिंह संरोहण के समय हर्षवर्धन की आयु जो है वो 16 वर्ष थी। ये सिंहारोहण नहीं होएगा, ये राज तिलक हो रहा था जब इसका सिंहासन रोहण हो जाएगा। ये उसके समय पर जो थी इसकी आयु, जब ये गद्दी पर बैठा, 16 वर्ष थी। कैपिटल इसने राजधानी क्या बनाया, कन्नौज को बनाया। चीनी यात्री हैंसोंग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो इसकी इसे क्या बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। इसकी रचना क्या हो जाएगी, सीयू की इसकी रचना हो जाएगी, किसकी, हैंसोंग की हो जाएगी। हर्षवर्धन हर्षवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, प्रियदर्शिका हो जाएगी, रत्नावली हो जाएगी, और नागनंद हो जाएगी। दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे। इनकी रचना हर्षचरित कादंबरी हो जाएगी, और चंडी चंडी का शतक हो जाएगी। ठीक है, हर्षवर्धन हर्षवर्धन और पुलकेशिन सिंह सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसे हर्षवर्धन पराजित हो गया था। हर्षवर्धन के बीच और पुलकेशिन सिंह सेकंड थे, उनके बीच कहाँ, नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ जिसमें ये इनकी हार हो गई थी। हैंसोंग से मिलने के बाद हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म और राज्य राज्यश्रय प्रदान किया किया राज्यश्रय प्रदान किया था, तथा बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया था। जब ये हैंसोंग से मिले तो इनमें कुछ बदलाव आए, जैसे इन्होंने बौद्ध धर्म को राज्य आश्रय प्रदान किया, और क्या किया, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना भी लिया। हर्षवर्धन ने हर्षवर्धन ने कन्नौज हर्षवर्धन ने कन्नौज व प्रयाग में दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो दो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किसने किया था, तो ये किया था हर्षवर्धन ने। कहा, कन्नौज और प्रयागराज में। ठीक है, हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी माना जाता है। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ब्राह्मणों को कर मुक्त दिए जाने वाली भूमि अनुदान को आग्रह अग्रहार कहा जाता था। तो ब्राह्मणों जो थे उन्हें गिफ्ट में भूमि दी जाती थी बिगर किसी टैक्स के, उसको क्या कहा जाता था, उसे अग्रहार कहा जाता था। ठीक है, तो यही हो जाएगी आज की हमारी क्लास, और यहीं पर आज हम इसे ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।